हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ लेकर आते हैं ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। आप सभी को पता है आपका AIB 18 का एग्ज़ाम होने वाला है। आपको ये न्यूज़ भी मिल चुकी होगी कि आपकी जो AIB एग्ज़ाम की डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी बेनिफिट मिला है। जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जिनके फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो गई थी, अब वो उसे करेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है अमेंडमेंट के फॉर्म में आ चुकी है। और जिनकी तैयारी अभी तक सही तरीके से नहीं हो पाई थी, उनके लिए भी अभी और टाइम उनको मिल गया है, यानी कि जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया था AIB की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूं, जिसमें हम AIB 18 के लिए प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के हम कंबाइन करके एक वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है ना केवल AIB 18 के एग्जाम के लिए, बल्कि इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी की कर रहे हैं, APO की कर रहे हैं, या फिर लॉ इंटर्न एग्जाम की कर रहे हैं, JLO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होने वाले हैं, तो पेशेंस बना के रखिएगा, लेकिन आप इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, वेयर टू फाइल द प्ली बार्गेनिंग when there is a committal of a case to the court of session। सिंपली क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ हिंदी में इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझना है उसे आप इंग्लिश में समझिए, और हिंदी में समझना है तो उसे आप इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में समझना है तो आप उसे हिंदी में समझिए। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज लेकर आया हूँ और दोनों लैंग्वेज में आपको सुनाता हूँ पढ़ के भी, ताकि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो। जब मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाए तो प्ली बार्गेनिंग कहां पर दाखिल की जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट के समक्ष, सत्र न्यायालय, या फिर उच्च न्यायालय, या फिर सर्वोच्चतम न्यायालय के समक्ष। यानी कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड ऑप्शन है कोर्ट ऑफ सेशन, थर्ड ऑप्शन है हाई कोर्ट, और फोर्थ ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। अब कहां पर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, इसका सबसे सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये कह रहा है, इंडिया रिकॉग्नाइज प्ली बार्गेनिंग इन द फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है वो इन सभी ऑप्शंस में से किस पर अप्लाई होता है। बात करें प्ली बार्गेनिंग को, तो प्ली बार्गेनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंटेंस प्ली बार्गेनिंग और चार्ज प्ली बार्गेनिंग। अब इस क्वेश्चन के क्या क्या ऑप्शन है, पहला है सेंटेंस प्ली बार्गेनिंग, सेकंड है चार्ज प्ली बार्गेनिंग, थर्ड ऑप्शन है ये दोनों ही सही है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या मतलब है, भारत प्ली बार्गेनिंग को किस रूप में मान्यता देता है, यानी कि हमारा इंडिया किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। सबसे पहला है सेंटेंस, दूसरा है चार्ज, तीसरा है इन दोनों को ही, या फिर फोर्थ है इन सभी में से कोई भी नहीं। तो जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर केवल सेंटेंस प्ली बार्गेनिंग को ही अप्लीकेबल माना जाता है, इसलिए इसका फर्स्ट जो है बिल्कुल सही जवाब है। चार्ज प्ली बार्गेनिंग की बात करें तो इसे भी रिसेंटली अभी जो है बात चल रही है कि इसे भी इंडिया में अप्लाई किया जाए, ताकि जो है बेनिफिट मिल सके किसको, एक्यूज को। कौन फाइल कर सकता है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन, तो एक्यूज फाइल कर सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर के अंदर है, तो चैप्टर नंबर 21 कैपिटल ए के अंदर कौन कौन सी सेक्शन है, 265A से लेकर 265L तक अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट की गई थी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, प्ली बार्गेनिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय द रिपोर्ट। अब किस रिपोर्ट के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया, पहला ऑप्शन है लॉ कमीशन रिपोर्ट, सेकंड ऑप्शन है पार्लियामेंट्री कमेटी, थर्ड ऑप्शन है मैलीमैथ समिति या कमेटी, फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या मतलब है, प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत किस रिपोर्ट के द्वारा
की गई थी। पहला ऑप्शन है विधि आयोग की रिपोर्ट, दूसरा है संसदीय समिति, तीसरा है मिलीमत समिति। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि मिलीमित कमेटी के द्वारा प्ली बार्गेनिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को शायद पता होगा। प्ली बार्गेनिंग इज इन फोर्स फ्रॉम, यानी कि कब से इसे लागू किया गया है। हिंदी में इसका क्या मतलब है, प्ली बार्गेनिंग कहां से लागू हुआ है या कब से यहाँ पर लागू किया गया है। तो अमेंडमेंट के बाद लागू किया गया है। अब कौन सी डेट है, तो वो है हमारी 5 जुलाई 2006 से, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, पेशेंस बना के रखिए। काफी ज्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे, और वीडियोस को रिपीट करते रहिएगा, तभी आप कंसेप्ट को जो है बिल्कुल अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। आप सभी को इसके बारे में पता है। प्ली बार्गेनिंग कैन बी फाइल ओनली इन केस वेयर द मैक्सिमम पनिशमेंट इज अप टू। अब कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है जहां हम प्ली बार्गेनिंग फाइल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 3 ईयर, सेकंड ऑप्शन है 7 ईयर, थर्ड ऑप्शन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फोर्थ ऑप्शन है 10 ईयर। बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ है, प्ली बार्गेनिंग केवल उस मामले में दायर की जा सकती है जहां पर अधिकतम सजा कहां तक हो सकती है, 3 वर्ष, 7 वर्ष, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष। इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि 7 वर्ष तक हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन, अगर किसी ऑफेंस की सजा या किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल तक है तो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। इससे ऊपर का ऑफेंस है तो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट केस के क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, द स्टेज When the plea bargaining is to be filed। अब किस स्टेज पर फाइल की जाएगी ये हमारा क्वेश्चन है। आफ्टर FIR, आफ्टर पुलिस रिपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है आफ्टर कॉग्निजेंस और फोर्थ ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ द सेंटेंस। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि उस चरण में फाइल की जा सकती है जब प्ली बार्गेनिंग दायर की जा सकती है, किस चरण में, जब FIR हो चुकी है उसके बाद, या फिर पुलिस रिपोर्ट के बाद, या फिर संज्ञान के बाद, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब किसी की कॉग्निजेंस लेते हैं उसके बाद, या फिर सजा के चरण में, यानी कि जब सेंटेंस दिया जा रहा है उसी समय पर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि आफ्टर कॉग्निजेंस, यानी कि संज्ञान लेने के बाद, जब भी मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले लेंगे उसके बाद जो है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब ये जो टर्म लिखी हुई है कौन सा केस उस टर्म से रिलेट करता है ये हमें देखना है, और कौन सा सही नहीं है यानी कि करेक्ट नहीं है ये हमें देखना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मैन से प्रॉफिट, यानी कि गिल्टी माइंड, ये रिलेटेड है आर वर्सेस प्रिंसे। सेकंड ऑप्शन क्या है, इनसैनिटी, एम नगटन का केस है। थर्ड है नेसेसिटी, DPP वर्सेस ब्रेड का केस है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इंटॉक्सिकेशन, यानी कि वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखना है इन सभी में से जो सही ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है रिलेटेड नहीं है इस सेम केस से, नेसेसिटी से ये केस जो है रिलेट नहीं करता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट इज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हम अपने भारतीय संविधान के प्रीएम्बल को पढ़ते हैं, प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कोई डेट शामिल की गई है, अगर की गई है तो कौन सी डेट शामिल की गई है, यही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 25 जनवरी 1950, थर्ड ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और फोर्थ है 25 नवंबर 1949। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा
थर्ड ऑप्शन यानी कि 26 नवंबर जो है, इसके 26 नवंबर 1949 1949 के बारे में प्रीएम्बल में डिस्क्राइब किया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है जो भी एडवोकेट इन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो एडवोकेट इन ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है वही यहाँ पर अपीयरेंस कर सकता है। अब ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट से हमें पता लगाना है कौन सा सही जवाब है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू द रूल ओनली एडवोकेट हु होल्ड द डेजिग्नेशन ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आर एंटाइटल्ड टू फाइल अपीयरेंस एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी इन ए सुप्रीम कोर्ट। सेकंड क्या स्टेटमेंट क्या कह रही है, एन एडवोकेट एस्पायरिंग टू बिकम एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ ए प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। अब इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली है, दूसरी है, दोनों है या फिर कोई भी नहीं है। हिंदी में इसका अर्थ क्या है उसको समझ लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट इन रिकॉर्ड के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। बात करें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला कथन क्या कह रहा है, नियमों के अनुसार केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पद धारण करने वाले वकील ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी पक्ष की ओर से उपस्थित होने या कार्य करने के हकदार है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के इच्छुक वकीलों के पास वकील के रूप में कम से कम 10 साल तक का अभ्यास होना चाहिए। अब इसका कौन सा सही जवाब है ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन जो है यानी कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप इसको एक बारी देखिएगा कौन सा इसका सही जवाब है और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एस्टैब्लिश अंडर किस एक्ट में या मिशन में यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, सेकंड है क्रिस्प मिशन 1942, थर्ड है कैबिनेट मिशन 1946, फोर्थ है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो स्टैब्लिश की गई है, उसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द प्रेसिडेंट who was the president of the constitutional assembly of the independent India। पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है सी राजगोपालचारी और फोर्थ ऑप्शन है KM मुंशी। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली करके चलेंगे ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएं और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ग्रैब करने की। बात करें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन। अब कब एस्टैब्लिश की गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था 26 नवंबर 1946 के अंदर। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि भारत की संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो 26 नवंबर 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपको यह पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। A agreed to let her daughter to be for hire C for a concubinage without the consent of B, the contract is first option है void at the consent of B, the daughter has not taken। सेकंड ऑप्शन है void being the immoral, थर्ड ऑप्शन है voidable at the instance of B and फोर्थ ऑप्शन है void as A and C enter into a contract with their free consent। हिंदी में इसका क्या मतलब है, ताकि आपको कोई भी चीज इंग्लिश में समझना आए तो आप उसे हिंदी में समझ सके। A अपनी बेटी B को किराए पर C
को सहवास के लिए देने के लिए सहमत हो जाती है और बी की सहमति के बिना ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध होता है। तो बहुत से ऐसे वर्ड है जो आपको हिंदी में नहीं पता होंगे लेकिन आपको इंग्लिश में पता होंगे। आपके यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन का एग्जाम होता है जुडिशरी में, उसमें भी आपको हेल्प करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली हिंदी में कौन से लीगल वर्ड है जो हमें नहीं पता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शून्य यानी कि वॉइड, क्योंकि बी की सहमति नहीं ली गई थी, पुत्री से सहमति नहीं ली गई थी। सेकंड ऑप्शन है अनैतिक होना, वॉइड है यानी कि शून्य है। थर्ड ऑप्शन है बी के उदाहरण पर रद्द करने योग्य। और फोर्थ ऑप्शन है यह मान्य है कि ए और सी ने आपसी स्वतंत्र सहमति से अनुबंध किया था। तो इसका सही जवाब कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन यानी कि वॉइड बीइंग इमोरल स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। A contract of indemnity is a contract by which one party promised to save other party from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or any other person हैज बीन डिफाइन। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये किस सेक्शन में डिफाइन की गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 124। सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 125। थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 123। फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 126। हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा, क्षतिपूर्ति का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को वचनदाता के सव्य या फिर किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता है। यह परिभाषा किस में दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन नंबर 124 इस बारे में बात करती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट रिक्वायर्ड एज ए मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कितने परसेंट मेजोरिटी चाहिए, सिंपल 2/3, 3/4 या फिर 2/3 प्लस रेटिफिकेशन चाहिए सभी स्टेट की। हिंदी में इसका क्या मतलब है, नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या सरल यानी कि 15%, 2/3, 3/4 या फिर पूरे राज्य के आधे से 2/3 प्लस रेटिफिकेशन की यहाँ पर जरूरत होती है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि पहला, सिंपल यहाँ पर किसकी मेजोरिटी की जरूरत होती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यूनियन टेरिटरी इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर या फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर। हिंदी में इसका क्या मतलब है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट, राज्यपाल, गवर्नर को हम राज्यपाल कहते हैं, गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर्स, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, तो इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू ए यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू, किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, किसी भी राज्य को भारत संघ में शामिल करने या फिर शामिल करने की शक्ति किसको दी गई है। सबसे पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, तीसरा है संसद को और चौथा है सुप्रीम कोर्ट को। तो यह शक्ति प्रदान की गई है संसद यानी कि पार्लियामेंट को, यह शक्ति जो है दी गई है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इफ ए न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नीड टू बी अमेंडेड। यानी कि यहाँ पर नए स्टेट को फॉर्म करना है तो किस शेड्यूल में अमेंडमेंट करने की हमें जरूरत है। पहला ऑप्शन है 5th, सेकंड ऑप्शन है 3rd,
थर्ड ऑप्शन है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? यदि नया राज्य बनाना हो तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? तो पहले अनुसूची पहली जो अनुसूची है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका फोर्थ जो है बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट करने की हमें जरूरत होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन आवर इंडिया? कितना है? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी इंक्लूड करती है एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हमारे कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है शामिल किया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिव द स्टेटस टू एनसीआर? यानी कि कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा एनसीआर जो है दिल्ली को एनसीआर का स्टेटस प्रदान किया गया था? हिंदी में इसका क्या मतलब है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है 67, सेकंड ऑप्शन है 69, थर्ड ऑप्शन है 68 और फोर्थ ऑप्शन है 17। तो यह दर्जा दिया गया था दिल्ली को कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा? तो ये दिया गया था 69th अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंटीग्रेटेड सिक्किम एज ए फुल फ्लैज स्टेट ऑफ द यूनियन इंडियन यूनियन? तो कौन सा है? 34th अमेंडमेंट, 35th अमेंडमेंट, 36th अमेंडमेंट और 37 अमेंडमेंट। हिंदी में इसका क्या मतलब है? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्व राज्य के रूप में एकीकृत किया गया था? किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 36th अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय? यानी कि जब भी मैं किसी क्वेश्चन को पढ़ता हूं, अगर आपको उसका जवाब पहले ही पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे प्रोसीड कीजिए। तो पहला क्या है? बर्थ, सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड एंड फोर्थ है डिपोजिटिंग मनी इन द इंडियन बैंक। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा जो है प्राप्त नहीं की जा सकती? पहला है जन्म, दूसरा है प्राकृतिकरण या भूमि के किसी भी भाग को आपस में समाहित कर देना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है भारत बैंक में पैसा जमा कर देना। क्या ये इंडियन सिटीजनशिप के प्राप्त करने के बारे में बात करती है? तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वही हमारा सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सही जो जवाब होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। Who among the following is not eligible for registering as an overseas citizen of India कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ए माइनर चाइल्ड हुज पेरेंट आर एन इंडियन सिटीजन। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? स्पाउस ऑफ ए फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए इंडियन सिटीजन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? इंडियन who migrate to the Pakistan after partition, and fourth option है a great grandchild of a person who is a citizen of another country but whose grandparents were a citizen of India at the time of the commencement of this constitution। हिंदी में इसका क्या अर्थ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत में कार्ड धारक के विदेशी नागरिकों के रूप में पंजीकृत के लिए पात्र नहीं है? नेगेटिव बात की गई है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एक नाबालिग बच्चा जिसके माता पिता भारतीय नागरिक है। दूसरा है भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का
जीवन साथी, या फिर थर्ड ऑप्शन है भारतीय जो जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया था, और फोर्थ ऑप्शन है ऐसे व्यक्ति जो परपोतो जो किसी दूसरे देश का नागरिक है लेकिन जिसके दादा दादी संविधान लागू होने से पहले ही वहां के नागरिक थे। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि यही बात करता है जो कि इनएलिजिबिलिटी की बात करता है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, इसका सही जवाब क्या है, डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी ईयर डज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू बी रेजाइड इन इंडिया बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? कितने साल उसे रहना होगा? पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा ऑप्शन है 3 साल, तीसरा ऑप्शन है 7 साल, चौथा ऑप्शन है 10 साल। हिंदी में इसका क्या मतलब है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत मूल के व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने के लिए कितने वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 7 साल तक रहने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि विच कंट्री एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप? तो इसका कौन सा सही जवाब है? पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है यूएसए। यानी कि किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति स्वीकार की? अब इसका सही जवाब कौन सा है? इसका हमारा फोर्थ यानी कि यूएसए जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन नंबर 28, 29, 30 और 31। तो ये यहाँ पर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, किस सेक्शन के अंदर वॉइड है ये हमें पता लगाना है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सेक्शन 13 के अंदर जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। लिमिटेशन एक्ट से ये क्वेश्चन है। बिफोर द लिमिटेशन एक्ट 1963 विच लिमिटेशन एक्ट वाज बीइंग फॉलो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रिब्यूनल? तो कौन सा एक्ट अप्लाई होता था? लिमिटेशन एक्ट 1859, 1871, 1908 या फिर 1894? हिंदी में इसका क्या मतलब है? लिमिटेशन एक्ट 1963 से पहले भारतीय संविधान और न्यायाधिकरण में किस लिमिटेशन एक्ट का पालन किया जाता था? तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि इससे पहले 1908 का जो एक्ट था लिमिटेशन का वो अप्लाई होता था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। द लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज टू, किस पर अप्लाई होता है? पहला ऑप्शन है प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है प्रोसीडिंग बिफोर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, थर्ड ऑप्शन है प्रोसीडिंग बिफोर द क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या मतलब है? परिसीमा अधिनियम 1963 लागू होता है। पहला ऑप्शन है न्यायालयों के समक्ष कार्रवाई जो है, सेकंड ऑप्शन है कार्यकारी प्राधिकारियों के समक्ष कार्रवाई, तीसरा ऑप्शन है अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्रवाई और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जब हम बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट की तो ये अप्लाई होता है कोर्ट के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पीरियड स्पेंड इन ए प्रोसिक्यूटिंग द केस बिफोर द कंज्यूमर फॉर्म कैन बी पार्टली एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड या फिर पार्टली इंक्लूडेड। हिंदी में इसका क्या मतलब है? उपभोक्ता फोरम के समक्ष मुकदमा चलाने में लगने वाली अवधि क्या हो सकती है? क्या उसे एक्सक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, पार्टली एक्सक्लूड या पार्टली इंक्लूड किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि उसे बाहर रखा जाएगा, बहिष्कृत किया जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें आज हम जो है 50 तो कंप्लीट करेंगे ही क्वेश्चन, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पेशेंस बना के रखिए। काफ़ी स्पीड में हम जो है
कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्डिंग द सेक्शन एंड द आर्टिकल इन द लिमिटेशन एक्ट 1963। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेक्शन एंड आर्टिकल ले डाउन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द जुरिडिक्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेक्शन एंड आर्टिकल प्रिस्क्राइब द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेक्शन ले डाउन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ जुरिडिक्शन and the article prescribe the period of limitation apply in matter provided therein। and fourth option है the section prescribe the period of limitation apply in the matter provided therein। the article lay down general principle of the jurisdiction। अब हिंदी में इसका क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से इसका जवाब दे पाएं। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धाराओं और अनुच्छेदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है कि अनुभाग और लेख क्षेत्राधिकार के सामान्य सिद्धांत निर्धारित करते हैं। सेकंड ऑप्शन है अनुभाग और लेख सीमा अवधि निर्धारित करते हैं। तीसरा है अनुभाग क्षेत्राधिकार के सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं और लेख उसमें प्रदान किए गए मामलों में लागू सीमा की अवधि निर्धारित करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है अनुभाग मामलों में लागू सीमाओं की अवधि निर्धारित करते हैं बशर्ते कि लेख क्षेत्राधिकार के सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता हो। अब इसका कौन सा सही जवाब है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इफ द money should filed within a 3 year from the date on which the cause of action arise, then the suit does not relate to the limitation act, the suit is not barred by the limitation, and the suit is barred by the limitation, and the suit depend upon the application of the condonation of delay। हिंदी में इसका क्या मतलब है, यदि मनी शूट कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 3 साल के भीतर दायर किया जाता है तो मुकदमा, पहला ऑप्शन है, तो मुकदमा परिसीमा अधिनियम के संबंध में से संबंधित नहीं है। दूसरा है तो मुकदमा सीमा से वर्जित नहीं है। तीसरा तो मुकदमा सीमाओं से वर्जित है। और चौथा तो मुकदमा विलंब माफी के लिए आवेदन पर निर्धारित है, यानी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात की गई है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि तो मुकदमा सीमा से वर्जित नहीं होगा। देन द शूट इज नॉट बार्ड बाय द लिमिटेशन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू, पहला ऑप्शन है द होल ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट के सिवाय द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड ऑप्शन है द होल ऑफ द इंडिया इंक्लूड द जम्मू एंड कश्मीर। एंड थर्ड ऑप्शन है द होल ऑफ इंडिया except north east state of India, and the fourth option is the whole of India except the north east state of India and the state of Jammu and Kashmir। हिंदी के लिए पढ़ देते हैं। हिंदी में इसका क्या मतलब है, परिसीमा अधिनियम 1963 लागू होता है। पहला है जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। दूसरा है जम्मू और कश्मीर को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण भारत पर सहित, यानी कि उसको सम्मिलित करते हुए। तीसरा है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। फोर्थ ऑप्शन है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि द लिमिटेशन एक्ट इज अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडेड द जम्मू एंड कश्मीर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। डिले इन फाइलिंग ऑफ ए शूट, डिले इन फाइलिंग ऑफ ए शूट कैन नॉट बी कंडोन, कैन बी कंडोन अंडर सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। थर्ड ऑप्शन है कैन बी कंडोन अंडर ऑर्डर 6 रूल 6 ऑफ सीपीसी। फोर्थ ऑप्शन है कैन बी कंडोन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। हिंदी में इसका क्या मतलब है, मुकदमा दायर करने में देरी माफ नहीं की जा सकती, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत माफ किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है
परिसीमा CPC के आदेश 6 नियम 6 के तहत माफ किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत माफ किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। लेकिन इसका जो है सेकंड ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिलेवेंट क्वेश्चन है हमारा यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, अंडर सेक्शन 2A ऑफ लिमिटेशन एक्ट इंक्लूड करता है अपील को, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एप्लीकेशन को, फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड फिफ्थ थर्ड ऑप्शन 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। बात करते हैं हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 2A के तहत मुकदमा शामिल करता है अपील को, आवेदन को, या फिर इन दोनों को, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 2L लिमिटेशन एक्ट का इंक्लूड करता है किसको, अपील को, एप्लीकेशन को, एग्जीक्यूशन को, या इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, लिमिटेशन एक्ट धारा 2L के तहत मुकदमे को शामिल करता है अपील को, आवेदन को, निष्पादन को, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये, सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द शूट। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है अपील, थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन, फोर्थ ऑप्शन है एग्जीक्यूशन। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 3 लागू नहीं होती है शूट पर, अपील पर, आवेदन पर, या फिर निष्पादन पर। तो ये एग्जीक्यूशन पर अप्लाई जो है नहीं होती है, निष्पादन पर जो है ये अप्लाई नहीं होती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 ए क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ या काउंटर क्लेम, सेट ऑफ और एंड काउंटर क्लेम, सेट ऑफ या यानी कि और यहाँ पर एंड और इसको आपको डिफरेंस को समझना है। इसका मतलब होता है ए और दो दोनों साथ। पहला और का मतलब होता है या तो ए या फिर बी, यानी कि या तो पहला या फिर दूसरा। अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1963 ए क्लेम बाय वे ऑफ विच डैश इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट शूट। तो इसमें पहला ऑप्शन है सेट ऑफ, दूसरा है काउंटर क्लेम, तीसरा है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, फोर्थ ऑप्शन है या तो सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत डैश के माध्यम से एक दावा एक अलग मुकदमे के रूप में माना जा सकता है। वो कब माना जा सकता है, जब फोर्थ ऑप्शन होगा या तो सेट ऑफ होगा या फिर काउंटर क्लेम होगा। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्या इसका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब है या नहीं है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसका जो है सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस पर मैं डबल टिक कर देता हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये इसका जो है सही जवाब नहीं है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1963 क्रॉस शूट बाय वे ऑफ सेट ऑफ शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑन द सेम डे एज द शूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीड हैज बीन फाइल्ड। सेकंड ऑप्शन है ऑन द डे ऑन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। थर्ड ऑप्शन है either one or two whichever is beneficial to the defendant, and fourth option है either one or two whichever is beneficial to the plaintiff। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। हिंदी में सीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत सेट ऑफ के माध्यम से क्रॉस शूट जो है, यानी कि क्रॉस शूट की बात की गई है, उसको से स्थापित माना जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है उस दिन जिस दिन मुकदमा दायर किया गया है जिसमें कि सेट ऑफ करने के लिए अनुबंध किया गया है। दूसरा है जिस दिन प्रस्थान का अनुरोध किया गया है। तीसरा ऑप्शन है या तो पहला या दूसरा जो भी प्रतिवादी के लिए फायदेमंद हो, बेनिफिशियली हो या लाभदायक हो। फोर्थ ऑप्शन है या तो पहले और दूसरे जो कि वादी के लिए, यहाँ पर प्रतिवादी की बात की गई है, यहाँ पर वादी की बात की गई है, जो लाभकारी हो। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन।
बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब बस थोड़ा सा समय बचा है, फिर हम वीडियो को फिनिश कर देंगे। बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय, किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया है? सर जेम्स स्टेफन के द्वारा। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? भारतीय साक्ष्य का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू, किस पर अप्लाई होगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, सेकंड ऑप्शन है प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर, थर्ड ऑप्शन है जुडिशियल प्रोसीडिंग इन द कोर्ट और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या मतलब है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। पहला ऑप्शन है न्यायाधिकरणों के समक्ष जो भी कार्रवाई है, दूसरा है मध्यस्थों के समक्ष जो भी कार्रवाई है, तीसरा है न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई जो है, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट पर जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्टम प्रोबेंडम, दूसरा है फैक्टम प्रोबेनस, या फिर थर्ड ऑप्शन है ये दोनों, या फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या मतलब है? साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों का क्या अर्थ होता है? तो इन सभी, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है, इन दोनों को ही शामिल किया जाता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ द सस्पेक्ट इज रिलेवेंट। सेकंड ऑप्शन है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड ऑफ द चैटल आर रिलेवेंट। थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। इसका मतलब होता है कोई भी पर्सन और इसका मतलब होता है कोई भी थिंग। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सस्पेक्टेड यानी कि कोई पर्सन होगा उसी की बात की जा रही है। चैटल का मतलब होता है कोई भी थिंग। ये अब बात करें हिंदी में इसका क्या मतलब है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत पहला क्या है? संदिग्ध की पहचान प्रेड प्रासंगिक है यानी रिलेवेंट है। दूसरा ऑप्शन है संपत्ति की पहचान प्रेड प्रासंगिक है, और तीसरा है पहला और दूसरा, और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। द थिंग सेज और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन द रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन इज ए रिलेवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला है सेक्शन नंबर 12, दूसरा है सेक्शन नंबर 13, तीसरा है सेक्शन नंबर 10, फोर्थ है सेक्शन नंबर 8। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? सामान्य डिजाइन के संदर्भ में किसी भी षड्यंत्रकारी द्वारा कहीं या फिर की गई बातें क्या होगी? प्रासंगिक यानी कि रिलेवेंट होगी। किस सेक्शन में होगी? तो सेक्शन नंबर 10 के अंदर वो रिलेवेंट होगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? प्ली ऑफ एलिबी इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका जवाब तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरी रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं। पहला है सेक्शन 6, सेकंड है सेक्शन 7, थर्ड है सेक्शन 8, फोर्थ है सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? एलिबी की दलील साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के द्वारा शासित की गई है? तो सेक्शन नंबर 11 में हम प्ली ऑफ एलिबी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्लेनेशन 1 डील विद, यानी कि एक्सप्लेनेशन 1 जो है इन सभी ऑप्शन में से किससे संबंधित है? पहला है एविडेंस ऑफ जनरल डिस्पोजिशन हैबिट टेंडरिंग इज इनएडमिसेबल। सेकंड है एविडेंस हैविंग डिस्टिंक्ट एंड इमीडिएट रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन ए क्वेश्चन इज इनएडमिसेबल। थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई सा भी नहीं है। इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 में किसके संबंध में बात की गई है? तो पहला है सामान्य स्वभाव की आदतें या प्रवृत्ति का प्रमाण अस्वीकार्य है। दूसरा है विचाराधीन विशेष मामलों का स्पष्ट
और तत्कालीन संदर्भ रखने वाला साक्ष्य भी जो है स्वीकार्य है। थर्ड ऑप्शन है पहला और दूसरा ये दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका कौन सा सही जवाब है ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। इसको मैं आपको जो है छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट जरूर करना है इस क्वेश्चन का जवाब। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन इज ए रिलेवेंट अंडर विच सेक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ द सेक्शन 14, ये आपको पता चल गया सेक्शन 14 में है, क्योंकि हर ऑप्शन में सेक्शन 14 है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का आपको पता लगाना है। एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति की पिछली सजा, यानी कि प्रीवियसली उसे कन्विक्ट किया गया है, सजा दी गई है, निम्नलिखित तथ्य से प्रासंगिक है, यानी कि रिलेवेंट है किस स्पष्टीकरण में, पहली स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। जब हम बात करते हैं प्रीवियस कन्विक्शन की, तो एक बार तो कन्विक्शन हो गया, अब दूसरी बार होगा, तो दूसरी बार इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा होगा, क्योंकि दूसरी बार यहाँ पर प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये इसको समझ लेते हैं। एडमिशन हैज बीन डिफाइंड एज ए स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी और एनी पर्सन कनेक्टेड विद हिम suggest any influence as to the fact in issue or relevant fact under the certain circumstance under which section of the इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन नंबर 16 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन सेक्शन नंबर 18, चौथा ऑप्शन है सेक्शन नंबर 20 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, प्रवेश को किसी भी पार्टी या फिर उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए एक बयान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुछ परिस्थितियों में किसी भी मुद्दों या फिर प्रासंगिक तथ्यों के बारे में कोई भी अनुमान सुझाता है। तो किस सेक्शन में ये बात की गई है, तो ये बात की गई है हमारी सेक्शन नंबर 70 के अंदर। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, और इसका सही जवाब जो होगा वो फिर हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ। द पर्सन हु कैन मेक एन एडमिशन आर मेंशन। अब कहाँ पर मेंशन किया गया है ये हमारा क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 20। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, जो व्यक्ति प्रवेश यानी कि यहाँ पर एडमिशन है, इसका मतलब जो आपको हिंदी में समझना है वर्ड उसको आप इंग्लिश से समझिए, जो आपको वर्ड इंग्लिश से समझना है उसे आप हिंदी से समझिए। उसका उल्लेख किया गया है, यानी कि एडमिशन शब्द का उल्लेख यहाँ पर किया गया है किसके अंदर। यहाँ पर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा सेक्शन 70 लगाते हैं, लेकिन सेक्शन 70 इसका सही जवाब नहीं है, सेक्शन नंबर 18 इसका सही जवाब है। इसलिए पॉइंट नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ए कन्फेशन मेड बाय ए पर्सन वाइल इन ए पुलिस कस्टडी इज इनएडमिसिबल एज पर। इसका भी क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर होता है वो हमेशा स्टूडेंट गलत करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, पुलिस हिरासत के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कबूलनामा अस्वीकार्य है, यानी उसने कमीशन किया है, कन्फेशन यानी कि किया है यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर, तो कहाँ पर वो रिलीवेंट होगा ये आपको देखना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन सेक्शन नंबर 26, लेकिन हमेशा स्टूडेंट सेक्शन नंबर 25 लगाकर आ जाते हैं, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सेक्शन नंबर 26। बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और बहुत से स्टूडेंट जो है थक भी चुके होंगे, तो इसलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल अपना डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 27 अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि इन सभी में से किस ऑप्शन पर जो है सेक्शन 27 अप्लाई होती है। पहला है डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट विच द पुलिस had not previously
learned from the other source and was first derived from the information given by the accused. Second option है discovery of some fact which the police had previously learned from the other source. Third option है discovery of some fact which the police had previously learned from the other source and the accused has also give the information regarding the same. एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो. हिंदी में इसका क्या मतलब है कि धारा 27 निम्नलिखित में से किस बिंदु पर लागू होती है. पहला बिंदु क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे तथ्यों की खोज जो पुलिस को पहले अन्य स्रोतों से नहीं मिली थी और सबसे पहले आरोपी द्वारा दी गई जानकारी से प्राप्त हुई थी. सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि किसी ऐसे तथ्य की खोज जो पुलिस को पहले अन्य स्रोतों से पता चल गई थी, प्राप्त नहीं हुई थी, पता चल गई थी. थर्ड ऑप्शन है कुछ ऐसे तथ्यों का पता चलना जो कि पुलिस को पहले अन्य स्रोतों से पता चला था और आरोपी ने भी उसी के संबंध में जानकारी दी थी. और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी. तो सेक्शन 27 को आपको ध्यान में रखना है. सेक्शन 27 के अनुसार जो है रिलीवेंट कौन सा है ये आपको पता करना है. तो इसके रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं.